बच्चों, तो हम लोग फ्रिक्शन में बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रिक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो टर्म है कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ। चलिए इससे पहले हम समझते हैं। जनरली इसे थीटा से डिनोट किया जाता है। आप तो समझ लो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आखिर क्या होता है। सपोज कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो रफ सरफेस पर रखी हुई है। अब इस पर लगने वाले फोर्सेस की बात की जाए तो यदि इस बॉडी को हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं राइट डायरेक्शन में, तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसे हमने ऐसे खींचा तो बॉडी आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब बॉडी आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसे हम मान लेते हैं स्मॉल f। और इसमें नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये होगी आपके नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पर लगने वाले जो फोर्सेस है हमारे, तो फ्रिक्शनल फोर्स, यदि कोई बॉडी मूव कर रही है ड्यू टू एनी फोर्स, तो इस पर लगने वाले फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, तो पैरेललोग्राम मेथड से इसे यदि हम ऐड करें, इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहीं यहां पर होगा। सपोज दिस इज द रिजल्टेंट। तो जो ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। इसे नोट कर लेते हैं। तो इट इज द एंगल मेड बाय resultant of frictional force and normal reaction with normal reaction अच्छा, इस एंगल की वैल्यू निकालें तो इसे हम मान लेते हैं। सपोज दिस इज ओ ए बी, इसे सी। हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ बी सी। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। बी सी क्या है आपका एफ अपॉन बेस इज ओ आर। ओ आर कितना, ओ बी। ओ बी क्या है हमारा आर। फ्रिक्शनल फोर्स की आपको वैल्यू क्या बताई थी, तो वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू आर। तो म्यू इंटू आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू। तो आपको यदि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता है और आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाता है, तो डायरेक्टली टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू और म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। चलो अब नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग होता क्या है, चलो इसे हम समझते हैं आसानी से। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। देखो मान लिया कोई भी आप एक, ये चलो ये है, ये आपका सरफेस है। इस पर देखो डस्टर रखा हुआ है। अब ये आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसे मैं टिल्ट कर दिया कि डस्टर ने मूव करना स्टार्ट किया, नहीं मैंने इसे और टिल्ट कर दिया, अभी भी डस्टर ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, मैं इसे और ऐसे टिल्ट करते जाता हूं। अब ऐसे एंगल को मैंने बढ़ाते समय ऐसे बढ़ाते होने के बाद देयर विल बी सम एंगल। देखो अब और बढ़ाया और इंक्रीज किया। अब एक किसी एंगल पे आपने ये देखा कि दिस स्टार्ट्स मूविंग। जो आपका डस्टर है एट अ पर्टिकुलर एंगल इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग ओवर दी सरफेस। ये आपका स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। डेट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज। बात समझ में आ गई।
the minimum angle at which this duster it starts moving over the surface is called angle of sliding. ये हमारा क्या हो गया, angle of sliding of this particular inclined surface. ऐसे हम करते गए ये मूव करने स्टार्ट कर दिया, ऐसे आप करते जाने के बाद it will start sliding. This is called angle of sliding. तो ये क्या हो जाएगा, सपोज a body is placed on an inclined plane of mass m. अब ये किसी एंगल पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, सपोज डेट एंगल इज अल्फा. अब इसे हम अल्फा मान लेते हैं, थीटा हमने वहां पर माना था. तो आप ध्यान रखना ये क्या है आपका, इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड. ये आपका स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है. इस पर लगने वाले फोर्स, तो एम जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन आपका इधर लगेगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एट दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. कंपोनेंट लेना आपको सिखा चुके हैं. दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एम जी कॉस अल्फा एंड दिस इज एम जी साइन अल्फा. कोई डाउट इसमें? अब ये जब ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ अप द इंक्लाइंड प्लेन. इसे हम मान लेते हैं स्मॉल एफ. दीज आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी. तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एंगल ऑफ द रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग. तो इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल of inclined plane with horizontal at which body begins to slide. तो मतलब ये आपकी यहां पर बात की है जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई. तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि F इज इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट, एंड R इज इक्वल्स टू एम जी कॉस अल्फा. ना इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड. तो F अपॉन R is equals to mg sin alpha अपॉन mg cos alpha. mg से mg आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. f को हम क्या लिख सकते हैं, f को हम म्यू इंटू आर लिख सकते हैं. तो ये क्या हो गया आपका म्यू इंटू आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा इज टेन एल्फा. आर से आर कैंसिल आउट हो गया. यहां पर हमारी कंडीशन आ गई म्यू इज इक्वल्स टू टेन एल्फा. अब यदि आपको प्रीवियस रिजल्ट याद हो तो वहां पर हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा. यदि हम दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें तो वी कैन से दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन एल्फा और थीटा इज इक्वल्स टू एल्फा. मींस वी कैन से दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज. आप इसे नोट कर लीजिए. चलो नेक्स्ट हम इसे डिस्कस करते हैं टॉपिक को. एक बार आप स्क्रीन को पॉज करते हुए इन इक्वेशंस को आप अपने मन से कॉपी में आप एक बार ड्राइव करके देख लीजिए. बहुत आसान है. हमें फ्रिक्शन वगैरह की डायरेक्शन जो भी हमने किया है वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए. नाउ एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन. एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी down a
रफ इंक्लाइंड प्लेन। स्क्रीन को पॉज करते हुए पहले आप एक बार एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी डाउन दी रफ इंक्लाइंड प्लेन निकालने की कोशिश कीजिए, फिर इसे आगे मैं सॉल्व कराता हूं। तो चलो अब हम निकालते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। सपोज ये आपका कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ये एंगल हमारा क्या है, यहां पर सपोज एंगल थीटा है। अब ये नहीं कि एंगल थीटा आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन मानो, अब तो हमने कोई भी एंगल थीटा है आपका, इसे हम क्या मान लेते हैं कि सपोज दिस एंगल इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज। ऐसा क्यों माना, क्योंकि यदि उससे छोटा होगा सॉरी इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज, जब एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होगा तभी तो बॉडी आपके नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। कोई दिक्कत यहां तक, तभी उसका कुछ एक्सीलरेशन होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। बॉडी का मास m है। सपोज एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज a, और इसी एक्सीलरेशन को हम निकालना चाहते हैं। तो बहुत आसान है, हम नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगा सकते हैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। देखो कैसे, सबसे पहले इस पर लगने वाले फोर्सेस को हम बताते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हमारे क्या लग रहा है, mg। ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, दिस फोर्स इज mg cos थीटा। इधर फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन आपकी ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये आपके इस पर लगने वाले फोर्सेस हैं। आप इसे फ्री बॉडी डायग्राम आप होप्स हो कि सभी लोगों ने सही बनाया होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल किसके, परपेंडिकुलर आपका टू द सरफेस इंक्लाइंड सरफेस, इस डायरेक्शन में तो बॉडी आपकी मूव कर नहीं रही होगी, या आपका अलोंग द सरफेस मूव करेगी, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस नेट फोर्स आपका 0 होना चाहिए। अब यहां पर हम लगाते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। मैंने आपको हमेशा बताया था कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को हम प्लस मानेंगे। इसमें एक्सीलरेशन किधर है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को हम प्लस लेंगे और उसके अपोजिट उनको माइनस लेंगे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है हमारा, mg sin थीटा। तो यहां पर mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब mg sin थीटा, f को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, f कैन बी रिटन एज म्यू इंटू आर, तो म्यू इंटू आर इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब r की वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू ma। यहां पर देखो क्या क्या कांस्टेंट है, तो यहां पर आपका mg कांस्टेंट हो जाएगा। तो यदि mg कांस्टेंट है तो ये बचा आपका sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू ma। m से m आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर एक्सीलरेशन इज g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। आप इसे याद रखेंगे, बार बार डेरिवेशन को नहीं करेंगे। एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, म्यू g म्यू cos थीटा। तो हो गया आपका एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन द रफ इंक्लाइंड सरफेस। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कोई बॉडी ऐसी आपकी रखी हुई है इंक्लाइंड प्लेन पर, अब देखो मैं आपसे बोलूं कि कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़े विच इज जस्ट सफिशिएंट टू मूव दिस बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब जस्ट सफिशिएंट, उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं हमें देना है बॉडी में, बस ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो पहले देखें तो कि इस पर नेट फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग कितना रहा है, तो इस पर लगने वाले पहले फोर्सेस की बात करें तो दिस इज mg, ये एंगल आपका थीटा होगा, तो इधर हो गया आपका ये mg cos थीटा, इधर हो गया आपका ये mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन किधर हो जाएगी आपकी ऊपर की तरफ। अब मैं इसे कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करूं
कि ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। यदि बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कराना तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स इसमें कितना अप्लाई करना पड़ेगा, कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स। देयर आर टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। पहला हमारा क्या हो गया mg sin थीटा और दूसरा हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ये दो फोर्सेस हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे एक्ट कर रहे हैं। तो कम से कम हमें इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा जो कि इन दोनों को काउंटर बैलेंस कर दे। तो द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी अप द इंक्लाइन, सपोज दिस फोर्स इज F, तो ये कितना हो जाएगा हमारा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू आर, तो हो जाएगा आपका mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या होगी हमारी mg cos थीटा, तो हो गया आपका mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। यदि यहां पर आप mg को कॉमन ले लें तो हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। This is the minimum force required to move the body up the inclined plane। अच्छा चलो, अब इसी बॉडी को हमें कोई एक्सीलरेशन a के साथ ऊपर की तरफ मूव कराना होता, तब क्या होता। Now suppose we want to find out the force which is required to move this body up the inclined plane with an acceleration a। इसी बॉडी को हम a एक्सीलरेशन के साथ अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव कराना चाहते हैं, तब क्या होगा, तब हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाते हैं। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मैंने आपको बताया था एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं, तो बस खत्म बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधे आप लगा दोगे यहाँ पर नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स मान लेते हैं कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ फोर्स अप्लाई किया हमने F, तो F माइनस mg sin थीटा माइनस F इज इक्वल्स टू m इंटू a। तो F माइनस mg sin थीटा माइनस स्मॉल f इज म्यू इंटू r इज इक्वल्स टू m a। तो यहां पर f की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो f विल बी इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, अब आपको बेसिक बता दिया कैसे सॉल्व करना होता है। तो बेसिक हमें बेटा क्या पता होना चाहिए, यदि आप क्वेश्चंस को कंपटीशन है पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ना बने, तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लॉज ऑफ मोशन अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना हो, आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो क्वेश्चन को आप आसानी से प्रोसीड कर पाएंगे। और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ मोशन में आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ हम लगाते कैसे हैं, वो सब आप अप्लाई कर देते हैं। उस पर लगने वाले फोर्सेस को तो देखेंगे आपकी क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आपको ये जो इलस्ट्रेशंस कराए हैं पहले आप उसको अपने मन से कीजिए, फिर आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए चेक करिए, पॉज करके स्क्रीन के बाद ऑन की, देखो भाई यहाँ पर मैं गलती क्या कर रहा था। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएंगे, कुछ भी यहाँ पर रटने वाला कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।